कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग और एल्कोहल उपयोग। इसमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम आईएमपी पढ़ेंगे। यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना जाता है जिन्हें देह और कुछ तलों ह्यूमन का संतुलन बना रहता है। ब्रिलियंट हार्ट द्वारा प्रायोगिक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण को खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान पर समान दर्शाने में स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जेबिकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों पर प्रभावित होता है। नंबर 1 का आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है। खास संक्रामक और हमारे जीवन शैली में जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी आता शामिल है। हम सभी स्वास्थ्य सबका प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इनकी क्या परिभाषा? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति तथा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इसमें उपयोगिता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य में लोगों को आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। योग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों को टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, अपशिष्ट वेस्ट तथा समुचित निपटान, रोग वाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पीने के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों का प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्हों के लिए प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें स्वस्थ नहीं है, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक या असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी न कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोग में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थ, ड्रग और एल्कोहल का उपयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग अनेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोवन, कृमि, हेल्मिन्थ आदि शामिल हैं। मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांशतः परजीवी पैरासाइट रोगजनक हैं क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारे सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं।
फलस्वरूप आकृतिक, फार्मोलॉजिकल और प्रकारात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए, जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय स्टमक के निम्न pH में जीवित रहने के लिए विभिन्न पाचक एंजाइम का प्रतिरोधक करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों को कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रण उपाय के बारे में भी संक्षेप में बताएंगे। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा टाइफाइड होता है। यह रोगजनक आमतौर पर संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है, वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: लगातार उच्च ज्वर, टाइफाइड मच्छर के काटने से होता है, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना आदि। गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मोलान उपनाम टाइफाइड मेरी का है, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेश से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वायरस के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों, ड्रॉपलेट्स अथवा एयरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग हैं: अतिसार, पेचिश, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग के कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नाश विषाणुओं राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। ये नाक और श्वास पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम के अब लक्षण हैं: नासीय संकुलता, नेजल कंजेशन और अश्राव, कंठदाह, स्वर रुद्धता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि, जो प्राय 3-7 दिन तक रहते हैं। संक्रमण व्यक्ति की सांस या छींकों से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने में अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताब, प्लालों, दरवाजों को मूठों, कंप्यूटरों, कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुए वस्तुओं के संपर्क में आता है तो इसे संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य कई लोगों से लड़ता आ रहा है कई सालों से। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटा सा प्रोटोजोअन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां हैं: फ्लेवाइवैक्स, प्लेमेलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। विभिन्न प्रकार मलेरिया के लिए उत्तरदायी। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला दुर्दम सबसे गंभीर और घातक भी हो सकता है। अब ये देखेंगे हम प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएं। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। इसके बाद परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति की यकृत में चले जाते हैं।
परजीवी यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में मोज़ेक छोड़ सकता है। इसके बाद परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं में संक्रमित करते हैं। इसके बाद लैंगिक अवस्थाएं, युग्मनज लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्तक होता है। फिर इसके बाद युग्मनज बनते हैं और मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मनजों को भी अंदर ले लेती है। इसके बाद निषेचन और परिवर्तन मच्छर के आमाशय में होता है। इसके बाद लाल ग्रंथि जीवाणुज में परिपक्व संक्रमक अवस्था जीवाणुज अन्न से निकलकर मच्छर की लाल ग्रंथियों में चले जाते हैं। मच्छर परजीवी है इसका। आइए प्लाज्मोडियम जीवाणु पर निगाह डालते हैं। जब संक्रमण मादा एनोफिलिया मच्छर को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रमण रूप से प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं में आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं फटने से साथ ही एक अविषालु पदार्थ हीमोजोइक निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनोफिलियज मच्छर किसी संक्रमक व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं, जो उसकी लाल ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणुज उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। ये दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनोफिलिज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली है। मानव की बृहद आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिगिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी में अमीबता या अमीबीय अतिसार होता है। कोष्ठबंधता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग का लक्षण है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमण व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के रूप में स्रोत हैं। समान गोल कृमि, एस्कारिस और फाइलेरिया कृमि, बुचरेरिया कुछ ऐसे जीव हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत परजीवी एस्कारिस से एस्केरिसिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्त स्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण संदूषित पानी, साग, सब्जी, फलों आदि से सेवन से होता है। बुचरेरिया बैक्रोफटाई और बुचलेरिया मिलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्ष तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद, हाथी-पांव या श्लीपद अथवा फाइलेरिया कहलाता है। जननी अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपता आ जाती है। ये देखिए, ये है हाथी-पांव। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचित हो जाता है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटन आदि वंश जेनरा के अनेक कवकदाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे त्वचा, नाखून और सिरोबल्क पर सूखी सल्की विक्षतियाँ, स्केली लीजन,
इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है, ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के बलनों जैसे कि ग्रोइन अथवा पादंगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति को तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाती है। अनेक संक्रमण रोग के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर को साफ रखना, पानी के लिए साफ पानी खाना, साग सब्जी, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वच्छता में अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्जन का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों, फूल और मलकुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण तथा जन पान प्रबंधन में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। यह उपाय विशेष रूप से महानिवार्य जन संक्रमण रोग, खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबिता, एस्केरिस्ता, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे बहुवाहित एयरबोर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित रोग होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोगवाहकों और उनके प्रजनन ब्रीडिंग की जगहों को नियंत्रित या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्षण आवासीय क्षेत्रों में और उनके आसपास पानी की जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतल यंत्रों, कूलर की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिंबकों, लार्वा को खाने वाली गम्बूजिया जैसी मछलियां डालने, खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनुपों, दलदलों आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से बच सकता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुसे। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोग वाहित एडिज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गया है। टीका, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण का कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोगों को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में आप 12वें अध्ययन में और ज़्यादा पढ़ेंगे, अन्य अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पर हैं। अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों को प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। अब पढ़ेंगे प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा हमें हर रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों को सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। क्योंकि इनका कारण है कि हमारे शरीर में अधिकांशतः बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा नेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों से के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने में हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। नंबर 1, शारीरिक रोग, फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवियों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाली एपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। कायिक रोध
आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँखों के आंसू, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। कायकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँख में आंसू, ये सभी रोगी वृद्धि हो सकते हैं। कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकोमब्राह भक्षकाणु मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करने और नष्ट करते हैं। साइटोकाइन रोध, विषाणु संक्रामक कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटोनों का स्रावन करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है जिससे निम्न तीव्रता को प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत सी उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्तीय अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसिकाओं द्वारा होता है, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में चार पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, दो छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और दो बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनमें से IgA, IgM, IgE, IgG उदाहरण है। एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है। ये देखिए प्रतिरक्षी का अणु की संरचना। ये लघु श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला और प्रतिजन बंधक स्थल। प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती हैं इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यस्थित उत्पादित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यस्थित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका माध्यस्थित प्रतिरक्षा कहलाती हैं। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनते हैं जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रत्यारोपण होता है जिसमें रोगी समान जीवन जी सके। किसी उपयोगदाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों है कि प्रत्यारोपण के लिए हम किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइवेट या किसी अन्य भी मनुष्य का रोपण नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे देर सवेरे नकार दिए जाएंगे। कोई भी निरोग प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अति आवश्यक है और इसके बाद भी रोगों को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक
लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिकाएं माध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी, जैसे ब्लड ग्रुप भी जांच करके लेते हैं। ऐसे सब चीज़ सेम होती है तभी डलती है दूसरे व्यक्ति की अपने शरीर में। अब पढ़ेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटोनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रमण जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए मां का दूध क्यों बहुत ही आवश्यक माना जाता है? दूध स्त्रवण लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षियों IgA की प्रचुरता होती है जो शिशुओं की रक्षा करती है। सगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षी के कुछ उदाहरण हैं। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षी तंत्र की स्मृति के गुणों पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियतः दुर्बलीकृत रोगजनक टीका के प्रतिजनी प्रोटोनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियों वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती प्रभावन सब्सीक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसा कि टिटनेस में, तो प्रभावीकरण निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति-आविष एंटीटॉक्सिन एक ऐसी निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षियों होती हैं को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगों को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्वजीविस वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकियों से जीवाणु या खमीर में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड्स का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका। एलर्जी। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और घरघराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया पराग, चिचिड़ी, माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ AGE प्रकार की होती हैं।
एलर्जन के समान उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लसु, सल, डेंडर आदि। एलर्जीय अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, नीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाइयाँ शामिल हैं। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी के कारण जानने के लिए रोगों को संभावित एलर्जनों की बहुत सी छोटी सी मात्रा टीके के द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइडों जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी हुई है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। स्व प्रतिरक्षा। उच्चतर कशेरुकों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उपसिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर की क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग अमावती संधिशोथ से प्रभावित हैं, जो एक स्व प्रतिरक्षी रोग है। अब शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका भाग, अंग, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसे प्रतिरक्षी शामिल हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में मौजूद है कि विजातीय प्रजननों को पहचानते, जनों को पहचानता है, इसके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षी तंत्र एलर्जी या प्रतिक्रिया में स्व प्रतिरक्षा रोगों और अन्य प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिका भाग अंग। यह भी अंग हैं जिनमें लसिका अणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन मैचुरेशन और प्रचुरोद्भवन होता है। अस्थि मज्जा और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिका भाग अंग हैं। जैसा परिपक्वन लसिकाणुओं प्रतिजन संवेदनशील लसिकाओं को विभेदित होते हैं। ये हैं लसिकाएं, ये थाइमस, ये लसिकाएं वाहिकाएं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु पीलिया लसिका ग्रंथियों, टासिकुलोस, क्षुद्रांत के प्रियल, पेंचों और परिसेसिका जैसे द्वितीय अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकांब अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ परिपक्वन क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकांग बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति दर्शित है। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकांग अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक सपाली लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोथित के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौवनावस्था आने पर वे बहुत छोटे आकार का रह जाता है।
अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। पीलिया सैम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। पीलिया में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस रचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुख पथों के अस्तरों के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित हैं जो स्लेम संबद्ध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। अब पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये देखिए, पच्च विषाणु आरएनए कोड विषाणु संक्रमण प्रसामान्य कोड, ये पूरा उसका वो है रेकोवायरस की प्रतिकृति है। संक्रमित कोशिका जीवित रह सकती है जबकि विषाणु की प्रतिक्रियाएं बनती हैं और मूर्छित होती हैं। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणु के उस समूह में आता है जिसे पच्च विषाणु रिटोवायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित में होता है: संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से जैसा कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का प्रयोग करने वाले मामले में, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में ये संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसन जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की ज़रूरत होती है, और संक्रमित मां से बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, ये केवल शरीर में स्रावित द्रव्यों से फैलता है। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने पर एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्राय 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहत भक्षाणु में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्ण की सहायता से प्रतिकृतियन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी कोशिकाओं के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने के निर्देश देता है।
बृहत भक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रहते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री को तरह काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक टी लसिकाणुओं TH लसिकाणुओं के एक प्रकार या उपसमुच्चय है जिसके बारे में आप ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाओं पर हमला करते हैं। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। सहायक टी लसिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं की विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणु कवकों या यहाँ तक कि टॉक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वे इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से कम लाया जाने वाला निदानी परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा है। प्रतिरक्षा पक्ष विषाणुवीय औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियाँ रोगी की आवासव्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती। एड्स के रोकथाम। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम है ही इस सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पोषण के कारण फैलता है, न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। ये ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में, माँ से आदि में संक्रमण सही निगरानी मॉनिटरिंग न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोजन सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कॉन्डम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोगों को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधी को सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में HIV के लिए नियंत्रित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रम में से कुछ एक हैं। HIV से संक्रमित या एड्स से ग्रस्त लोग कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से ये संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में HIV एड्स रोगों को संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं उन्हें है दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने में गुंजाइश कई गुना ज़्यादा है। यह एक ऐसी व्याधि है जिसका फैलाव को समाज में चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। अब कैंसर। भारत के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसरी जनन, रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियाँ टूट जाती हैं। सामान्य कोशिकाएं ऐसी गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका
स्पर्श इनकी अनियंत्रित वृद्धि को सम्मिलित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में ये गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद ट्यूमर कहते हैं। अर्बुद 2 प्रकार के होते हैं, सुदूम बिनाइन और दुर्गम मैलिग्नेंट। सुदूम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते तथा इनसे मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर दुर्गम अर्बुद प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रव्यीय कोशिकाएं कहलाते हैं। वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के समान ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अतिआवश्यक पोषकों के लिए समान कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों में से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर-दराज स्थलों में पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मेटास्टेसिस कहलाने वाला ये गुण दुर्गम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण प्रसमान कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाला कारक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन्य कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन्य फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुदजीन, वायरस ओंकोजीन कहते हैं। इसके अलावा सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों को पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में संक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसरजन्य रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोश के अर्बुदजीन या प्रोटोओंकोजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवूती परीक्षा और ऊतक विकृति अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित हैं। जैसा कि अधिश्वेत रक्तता के मामले में होता है, जीवूती परीक्षा में जिस ऊतक का शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग जैसी तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी अंगों की त्रिबिंब प्रतिबिंब बनाती हैं। जीवित ऊतक में विकृति और कायिकीय फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अन्यायकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रयोजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी की तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति के विशेष कैंसरों के प्रति प्रिडिपोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसरजनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह देनी चाहिए। कैंसर का उपचार
आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्यक्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा की चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित किया जाता है, लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले समान ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए औषधि विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट है। अधिकांश औषधि के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांशतः कैंसर का उपचार शल्यकर्म, विकिरणीय चिकित्सा और शस्त्रचिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि बाय-इंटरफेरोन, जो उनके प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रियित करता और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग पढ़ेंगे अब। ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह समुचित चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स। ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलॉइड्स इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपिओइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांग पथ में मौजूद विशेष ओपिओइड्स ग्रंथियों से बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाई-एसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। जो कि पोस्त के पौधे पेपेबर है पोस्त का पौधा ये है। सोमनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन नाव द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा करती है। अब कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्रंथियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड कैनबिस सैटिवा पौधे पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। यह है धतूरे की पुष्पी शाखा। भांग के फूलों को शीर्ष पत्तियों और लाल रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतः श्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक ड्रग शरीर की प्रवाहिका तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कोका एल्कोलाइड या कोविन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा है। ये तंत्र का प्रेषक डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है, जिससे सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकीन की अत्यधिक मात्रा से विभिन्न हेलुसिनेशंस हो जाता है
अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें भी भ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनोबिनाइडों का दुष्प्रयोग करते हैं। बॉर्बिट, यूरेन, एम्फेटामीन, बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसी अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधि के रूप में काम किए जाते हैं, इनका कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सिडेटिव और पीड़ाहार है जो जिन रोगियों का शल्यक्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादप, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों, अनुष्ठानों और सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक और अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती है, तो ये ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों का सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है, सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कोलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अभिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनालिन रक्त परिसंचरण में मौजिक होती है, अतः छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वासनिशोध, वात स्फीति, एम्फीसिया, हृदय रोग, जठर व्रण से संबंध है। तंबाकू चबाना मुख कोटार के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाहें पैकेट पर छपी उस वैधानिक कानूनी चेतावनी पर न पड़े जो कि धूम्रपान के आगाह करती है और बताती है कि किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं को और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत में छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सक सहायता की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन को प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में ये परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने
भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में ये बोध भी कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति को ठंडा या प्रगति का प्रतीक है, यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों से परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता। यह समाज की ड्रग लाभकारी है। इस समझ की ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक वैज्ञानिक आसक्ति जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने में जुड़ी है जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का स्तर बढ़ जाता है। इसके पार्श्वग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बार बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति इन्हें इस्तेमाल करने वाले को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है, जिससे इनका नियमित सेवन करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी लती बन जाता है और इनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृद्धि है जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलषित और अप्रिय विनिर्वर्तित लक्षण के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनके ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामले में विनिर्वर्तित लक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी तथा व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है। इससे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और अल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात अथवा मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण समूर्छा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर एक परिणाम अति मात्रा होती है कि युवाओं में ड्रग और अल्कोहल के दुष्प्रयोग के समय समान लक्षण शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शित में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थित, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिर्वर्तित एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबड़ आदि है। ड्रग अल्कोहल का कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वे चोरी के सहारा ले सकता है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। जो अंततः सिरा द्वारा सुई सिरिंज के सीधे ही सिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत शोथ भी
जैसी गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत-शोथ बी दोनों ही संक्रमण चिरकालीन संक्रमण हैं और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति-पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत-शोथ बी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। किशोर अवस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभावी हो सकता है। इसमें प्रौढ़ अवस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकालीन उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रग का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में समापक पीड़ा, हर उपचयी स्टेरॉयडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉयडों के सेवन के अनुषंगी प्रभावों से पुंस्तवन यानी पुरुष और जैसे लक्षण बड़ी अकर्मकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असमान आतर, चकमुँह और शरीर में बालों की अधिकता, वृद्धि, वंश सेक का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा होना शामिल। पुरुषों में मुहासे से बड़ी अकर्मकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों का आकार की घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और की संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय पुंज, गंजापन, प्रोस्टेटोग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभावी स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। मुड़ का रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम बचाव अच्छे हैं यहाँ पर भी खरी बैठती है। ये भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन और आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्रें ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती है, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सकें। इस मामले में माता-पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोगों को रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो, बालक को उसकी सीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श। समस्याओं को दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। ये भी उचित होना कि बालक की ऊर्जा खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे स्वस्थ गतिविधियों की शिक्षा दिशा भी लगाना चाहिए। माता-पिता और समकक्षियों की सहायता लेना। माता-पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता-पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतकों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति को भले के लिए माता-पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानें और इसके पीछे छुपे कारणों को पता लगाने के लिए उचित समय
उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यह जो साइंस की सीरीज चल रही है, इसमें जूलॉजी का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अब बॉटनी का चैप्टर आरंभ होगा। तो यही पहली जो यूनिट है वो ख़त्म हो गई है साइंस की। जय श्री राम।